लास्ट टाइम हम लिक्विड्स के सेक्शन में सरफेस टेंशन का बिल्कुल एंड आ चुका था। आपसे ये बात हो गई थी कि in liquids there are two types of intermolecular forces. The one which is between the same type of liquids are the same type of molecules are cohesive forces, and between the different type of molecules will be the adhesive. हम केस डिस्कस कर रहे थे कि for different liquids in different containers we may have different situation that sometimes cohesive force are strong and sometimes adhesive force are strong. तो हमने उसमें देखा कि अगर कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग हो या एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग हो तो लिक्विड के अंदर किस किस्म की खूबी आती है। तो हम ये डिस्कस कर चुके थे कि अगर एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग होगी तो सही है। तो जैसे मैं जो और पढ़ा हूं वहां पे प्रतिकोण की बात कर रहे हैं। एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग हो तो लिक्विड इज वेटिंग लिक्विड, it will wet the surface, it forms concave meniscus. Cohesive force strong हो तो liquid is non-wetting and forms convex meniscus, that is like mercury. तो ये रीजन भी हमने लिख लिया था कि liquid mercury जो है वो हमेशा upward या convex meniscus बनाता है। फिर तीसरी बात भी डिस्कस कर ली थी लिखने, और वो बात ये थी कि the ultimate result of strong adhesive forces is that if the liquid is placed in a small capillary tubes, ऐसी ट्यूब जिनका डायमीटर बहुत छोटा हो, तो लिक्विड को चूंकि कैपिलरी ट्यूब की वॉल्स अट्रैक्ट कर रही होंगी तो लिक्विड उसमें राइज करता चला जाएगा, और दिस एक्शन इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। और हमने आपसे कहा था कि द सेम थिंग इज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम रूट्स टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधों की जड़ों से उसके तमाम हिस्सों तक पानी को बहुत पहुंच जाता है, बिकॉज पौधों में रूट से हर पार्ट तक छोटी छोटी कैपिलरीज का नेटवर्क पूरा मौजूद है, जहां से कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी राइज करता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, द सेम थिंग यू कैन इजीली ऑब्जर्व इफ यू प्लेस अ स्ट्रॉ इन अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल। तो आप देखेंगे कि जहां तक बॉटल है, स्ट्रॉ में बॉटल थोड़े से हाई लेवल पर पहुंच जाएगी। यानी इट्स अ सिचुएशन लाइक दिस, जो आप कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। वी हैव अ लिक्विड लाइक दिस, अब ये बॉटल में है या बीकर में है, एंड यू प्लेस अ स्ट्रॉ हियर। तो होना तो ये चाहिए ना कि लिक्विड का जो लेवल बीकर में है वही वो स्ट्रॉ में हो, कंटीन्यूअस लेवल। लेकिन आप फौरन देखेंगे, अगर आप बॉटल में स्ट्रॉ डालें, आप देखेंगे कि लिक्विड का लेवल यहाँ तक होगा, थोड़ा सा राइज हो जाएगा। और अगर इसे काफी देर तक ऐसे रहने दें आप, तो ये आहिस्ता आहिस्ता राइज होकर यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप करके टपकने में लगेगा। तो अगर बॉटल खोल दी जाए और स्ट्रॉ रखा हुआ हो, कोई पी नहीं रहा हो, तो ये मंजर आप कभी भी देख सकते हैं। दिस एक्स्ट्रा राइज ऑफ वाटर is called capillation. This is the result of strong adhesive forces. और अगर कोहेसिव स्ट्रांग हो, फर्स्ट करें यहाँ ड्रिंक नहीं बल्कि मरकरी हो, तो मरकरी में तो रेजिस्ट होगा कि मरकरी कैपिलरी में जाएगा ही नहीं, स्ट्रॉ में दाखिल ही नहीं होगा। वो चाहेगा कि मैं बाहर ही रहूं, इस छोटे से स्ट्रॉ में दाखिल ना हो, तो वहां लेवल नीचे होगा। तो ये दोनों चीजें कैपिलरी एक्शन कहलाती हैं, राइज भी और फॉल भी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन सी फोर्स डोमिनेट कर रही है। एडिसिव तो राइज होगा, कोहेसिव तो फॉल होगा। दो कॉमन एग्जांपल्स हैं इसकी, एक तो पौधों वाली है और दूसरी एग्जांपल ये है कि आप कागज पे लिखते हैं, समटाइम यू फील कि आज जो कागज पेपर है रजिस्टर का, इसमें इंक फैल रही है, खराब कागज आ गया। तो ये पेपर मेकिंग में कहीं अगर ये फ्लॉ रह जाए कि ऐसा कागज आ जाए जिसमें छोटे छोटे पोर्स रह जाए, सुराख हो, जैसे फिल्टर पेपर में होते हैं। तो अगर 9th याद हो तो 9th के प्रैक्टिकल्स में आपने फिल्टर पेपर यूज किया है, उस पेपर में छोटे छोटे सुराख होते हैं मगर इतने बारीक होते हैं कि नजर नहीं आते। तो अगर आप उस पर अपने इंक पेन से लिखेंगे तो इंक बहुत तेजी से स्प्रेड होगी। उसके जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो कैपिलरी के तौर पर एक्ट करते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टली फैलाते हैं।
स्ट्रॉ वाले में तो ऊपर या नीचे जाता है, यहाँ हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो स्प्रेडिंग ऑफ इंक ऑन ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं या फिल्टर पेपर कहते हैं, is an example of capillary action, and the distribution of water from roots to every part of the plant is also due to capillary action. तो तीसरा पॉइंट हमें ये लिखना है इन आवर कॉलम्स, जिसमें हम कह रहे थे कि adhesive forces are greater than cohesive or cohesive forces are greater than adhesive. So the third point is liquid will rise in capillary tube और यहाँ होगा liquid will fall in capillary tube. तो अब इस तरह हमने टोटल 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे लिक्विड्स के एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। तो अब सबक ये हो गया कि ये तीनों बातें हमने तो अपने अपने तौर पर जो तफसील दे दी, लेकिन अब आपको इस तरह याद रखना है, अगर एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग हो तो लिक्विड में 3 खूबियां आपको जरूर नजर आएंगी। लिक्विड वेटिंग होगा, कॉन्केव मेनिस्कस बनाएगा और कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा। अगर लिक्विड की कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगी। लिक्विड नॉन वेटिंग होगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा और कैपिलरी ट्यूब में फॉल करेगा। तो ये 3 स्टेटमेंट्स एमसीक्यूज के लिए हैं। इन तीनों में हमने फिर एक रीजन ऑलरेडी लिख लिया था, और अभी जो आखिरी बात लिखी बड़ी अहम है। कैपिलरी एक्शन केमिस्ट्री की बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और इसकी डेफिनेशन अलग से लिख लेते हैं क्योंकि ये इम्तिहान में पूछी जाती है। तो कैपिलरी एक्शन rise or fall of liquid in a small bore, B-O-R-E, bore का मतलब है डायामीटर, कैपिलरी ट्यूब्स is called कैपिलरी एक्शन। जितनी ज्यादा स्मॉल बोर या स्मॉल डायमीटर की ट्यूब्स होंगी, कैपिलरी एक्शन को ऑब्जर्व करना उतना ज्यादा आसान है। यानी इन केस कोई बच्चा स्ट्रॉ डालता है पानी में और उसे नहीं नजर आ रहा कैसा कुछ हो रहा है, जैसे सर ने कहा था, यू कैन यूज अ स्ट्रॉ ऑफ स्मॉल डायमीटर, जरा कम चौड़ा वाला स्ट्रॉ लें, और ज्यादा अच्छी बात है। अब ये बात मैंने इसलिए स्ट्रॉ बीच में ले आया कि अब आपकी जिंदगी में वही है, प्रैक्टिकल से तो पता नहीं कब करेंगे, वरना फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स में हम कैपिलरी ट्यूब ही इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ही कम डायमीटर वाली ट्यूब होती है। तो अगर मौका लग गया और वो लैब में जाए तो देन इट इज अ मैटर ऑफ इवन मिली सेकंड भी लगेगा। आप इसी तरह बीकर में कैपिलरी जैसे ही डालेंगे राइस हो जाएगा लिक्विड, इतना कोई काम है, कोई जरा सा भी वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये हम कैपिलरी ट्यूब फर्स्ट ईयर में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट प्रैक्टिकल के लिए प्रोवाइड करते हैं बच्चों, लेकिन अब वो होम प्रैक्टिकल और आप कॉलेज जाकर वो करें बी अ मैटर ऑफ वेट। तो इसलिए मैंने कहा कि कॉमन लाइफ से हम स्ट्रॉ के जरिए ये काम आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह फिजिक्स में इस बात से कि अगर हम बीकर में पानी है तो कैपिलरी ट्यूब डालें और वो राइज कर जाए तो कितनी लेंथ राइज करती है वो मेजर करते हैं, और एक फिर फॉर्मूला है उसका, वो कैपिलरी ट्यूब राइज मेथड कहलाता है, उससे लिक्विड की सरफेस ऐसे निकल आती है। ये प्रैक्टिकल फिजिक्स वाले करवाते हैं, पर वही वाली बात है, अगर जिंदगी ने मौका दिया और हालात ऐसे हुए तो ये सब बातें इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में आएंगी। So this is the definition, rise or fall of liquid in small bore diameter capillary tube.
is called Kepler reaction। और एग्जाम्पल में ये दोनों बातें लिखें, distribution of water from roots to every part of the plant or spreading of ink on blotting on filter paper। सो जनाब ये हो गई अब पूरी बात सरफेस टेंशन। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक शॉर्ट क्वेश्चन था, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड द फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स, वो हमने पहले किया। फिर छोटी छोटी इधर बातें कुछ ज्यादा थी, लेकिन उन सब बातों को कवर किया और साथ में बता दिया आपको कि एग्जाम में इनके आने की नौयत क्या होगी। एडिसिव कोहेसिव फोर्सेस डेफिनेशन आ सकती है। फिर उसके बाद जब आपने ये कंपैरिजन किया है, इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हैं, दे आर फॉर ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन्हीं पॉइंट्स के दौरान आपने एक रीजन लिखा कि मरकरी ऑलवेज फॉर्म इट्स मेनिस्कस अपवर्ड, और ये डेफिनेशन आ गई केपलर रिएक्शन। तो ये 2-3 डेफिनेशंस हो गई, रीजन हो गया, और कुछ बातें ऐसी जो एमसीक्यूज में आ सकती हैं। ये पूरी स्टोरी हो गई जिसका ताल्लुक सरफेस टेंशन से हो गया। अब आखिरी कैरेक्टरिस्टिक लिक्विड का सेम फॉर्मेट, डेफिनेशन लिखेंगे, फैक्टर्स बताएंगे जिसपे वो डिपेंड करता है, और फिर उससे भी रेलेवेंट छोटी छोटी सी कुछ बातें होंगी जिससे हम उसकी मजीद अहमियत भी समझ पाएंगे। So the third property is vapor pressure। फेमिलियर टर्म है इसी साल के हिसाब से कि जब हमने डाल्टन्स लॉ की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी, उसमें ये नाम आया था वेपर प्रेशर। If you collect a gas over water, then you may have a mixture of water, vapors and gas, which is called moist gas। वहाँ हमने आपसे कहा था कि total pressure of the moist gas will be the gas pressure of the gas plus the pressure of the water vapors, which is called vapor pressure। अब हम अगर इसे पढ़ रहे हैं तो not only for water but for every liquid, हर लिक्विड में इवेपोरेशन होती है, जिसके नतीजे में हर टेम्परेचर पर उसके मॉलिक्यूल वेपर्स बन रहे होते हैं। सो हर मौके पर लिक्विड के कुछ वेपर्स मौजूद हैं, which are in gaseous phase obviously, so they exert pressure। The pressure exerted by the vapors is called vapor pressure। सिंपल। इस सिंपल में छोटी सी कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, आइए देखते हैं। Definition of this third and final term of liquid: pressure exerted by liquid, pressure exerted by vapors when they are in equilibrium with their liquid phase is called vapor pressure। Its SI unit is Newton per square or Pascal, and it also measures in ATM, torr, which is millimeter of mercury, and PSI, pounds per square inch। मुख्तसर बात, वेपर प्रेशर बेशक प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स होगा, मगर इसके यूनिट वही है जो नॉर्मल प्रेशर की यूनिट से। डेफिनेशन में जो एक नई बात नजर आई वो ये कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सिर्फ ये लिख दिया जाएगा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर,
इसमें एक बात और बढ़ा दी गई कि प्रेशर exerted by vapors when they are in equilibrium with their liquid phase. What is this? ये बात सिर्फ समझने की है। अब ये समझाते हैं कि जनाब आखिर ये क्यों लिखा। तो बाबा ये इसलिए लिखा है कि फर्स्ट कीजिए आपके पास एक लिक्विड है किसी कंटेनर में, ऐसे हाफ फिल, ठीक है, और अभी आसानी की खातिर इसे ऊपर से कवर कर देते हैं। पहले कवर करके समझते हैं बात को, फिर हटा देंगे कवर, समझना नहीं, ठीक है। पहले एक केस समझते हैं। सो ऊपर कवर है, लिक्विड में हर वक्त इवेपोरेशन होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो जैसे ही मैंने लिक्विड यहाँ रखा, इवेपोरेशन शुरू हो गई और वेपर्स बनकर इस जगह जमा होने शुरू हो गए, खाली जगह। चूंकि वेपर्स गैस होते हैं, so they behave like a gas molecules. They are moving everywhere randomly and they are colliding with the wall of their container and exert some pressure. जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और वेपर्स की तादाद बढ़ेगी तो उनका प्रेशर भी बढ़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा है सर, तो आप वेपर प्रेशर कौन से वाले प्रेशर को करेंगे? जो बिल्कुल बिगिनिंग में लगेगा, जो 1 मिनट के बाद लगेगा, जो 2 मिनट के बाद लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इवेपोरेशन तो चलती जा रही है, तो वेपर्स तो बढ़ते जाएंगे। सो ये वेपर प्रेशर तो टाइम डिपेंडेंट हो गया ना। जिस लिक्विड को पड़े हुए जितनी देर हो चुकी है उसके ऊपर उतने ज्यादा वेपर्स हो जाएंगे और वो उतना ज्यादा प्रेशर लगा है। तो इसका मतलब है जब भी आपको वेपर प्रेशर बताना पड़ेगा तो साथ में ये भी बताना पड़ेगा कितनी देर हो गई है लिक्विड को रखे हुए। तो अब वेपर प्रेशर अगर पानी का है तो उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स तो समंदर का पानी है जिससे वेपर्स उठते हैं। तो कौन बताएगा समंदर का पानी पड़े हुए कितनी देर हो गई है? अजीब, सारा नशा किरकिरा करके रख दिया। इतनी आसान डेफिनेशन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, खत्म हो जाती बात, ये बस गया। आपको तो टाइम बताना पड़ेगा। क्या ख्याल है, बताना पड़ेगा नहीं बताना? मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर आदमी में थोड़ी सी अकल हो, यहाँ मसला है कि आदमी भी और फिर अकल भी दो नामुमकिन बातें हैं, जमा कर गया हूँ। खैर चलो, अगर आदमी में अकल है तो जितनी बेवकूफी वाली बात मैंने की है ना वो एग्जिस्ट ही ना करे। थोड़ी सी समझदारी से सोचे तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। इसीलिए मैंने आपकी आसानी के लिए ऊपर कवर लगा दिया। आप सोचते हैं क्या वाकई ऐसा है कि एक लिक्विड रखेंगे और जैसे ही रखेंगे वाइब्रेशन शुरू हो गई? तो जब मैंने लिक्विड रखा टाइम इज इक्वल्स टू 0, अभी बस रखा, अभी तो कोई वेपर नहीं है। पहला सेकंड गुजरा, कुछ वेपर्स बने, दूसरा सेकंड गुजरा और बन गए, तीसरा और, चौथा सर 20, तो बढ़ते जा रहे वेपर। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, लिक्विड के वेपर्स नहीं बढ़ेंगे। भाई कैसे नहीं बढ़ेंगे सर, कैसी बातें कर रहे हैं? तो इसलिए हमने कहा अकल। तो अकल आपको बताएगी कि ठीक है शुरू में नहीं है, पहला सेकंड गुजरा, कुछ वेपर्स ऊपर गए, ऊपर की खाली जगह थी भर दी, दूसरा सेकंड गुजरा और वेपर्स गए, तीसरा सेकंड गुजरा, बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। पहले 3-4 सेकंड या शायद पहले पूरे 1 मिनट तक बढ़ते रहे, लेकिन उसके बाद सोचिए जब ये जगह भरने लगेगी तो कौन है यहाँ? गैस के मॉलिक्यूल। मैंने आपसे कहा था वेपर्स में और गैस के मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं है, नाम का फर्क दिया है सिर्फ इसलिए ताकि आप पहचान सकें कौन जेन्युइन है और कौन कॉपी है। यही जुमला कहा था ना कि गैस का लफ्ज आप उनके लिए यूज करते हैं जो असल में गैसेस हैं, और वेपर का लफ्ज उनके लिए यूज करते हैं जो असल में लिक्विड या सॉलिड है लेकिन इसको गैस बन गए हैं। तो वेपर्स बिल्कुल गैस मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं। जब ये जगह भर गई तो वो आपस में टकराएंगे,
वो अपने कंटेनर की दीवार में रखती है। कंटेनर कौन है? ये खाली जगह। तो मुझे बताइए, ये वेपर ये रहा, इससे टकराएगा तो यूं वापस आ जाएगा, चलो ठीक है। इधर टकराएगा तो यूं वापस आ जाएगा, इधर टकराएगा तो यूं वापस आएगा, और जब यूं वापस आएगा तो इधर जाएगा, इससे टकरा के वापस आएगा। ये तो पानी है, तो लिक्विड खुद है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल गलती से नीचे वाली साइड पर आया तो वो दोबारा लिक्विड को ज्वाइन कर लेगा। इसका मतलब है वेपर फिर से लिक्विड बन जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। इवेपोरेशन का अपोजिट है। इवेपोरेशन लिक्विड का वेपर बनना, कंडेंसेशन वेपर का दोबारा से लिक्विड बन जाना। ऐसा कब होगा? जब लिक्विड के मॉलिक्यूल इस हपड़ा धपड़ी में जब एक दूसरे से उल्टे सीधे तरीके में टकरा रहे हैं, इस बात का चांस है ना कि कोई नीचे भी तो गिरेगा। भाई 4 साइड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि 25% नीचे गिरेंगे, 25% इधर जाएंगे, 25% इधर जाएंगे, 25% नीचे। जो नीचे गिरेंगे वापस लिक्विड बन जाएंगे। जब वापस लिक्विड बन जाएंगे तो वेपर बढ़ेंगे क्या? वो तो कम होंगे। इसका मतलब है शुरू में कंडेंसेशन थोड़ी हो रही होगी। कंडेंसेशन तो तब होगी ना जब ऊपर वेपर जमा होंगे। जब ऊपर वाली जगह खाली है तो कैसे कंडेंसेशन जादू थोड़ी हो सकती है। इसका मतलब है शुरू के कुछ टाइम तक, कह लीजिए चंद सेकंड तक, सिर्फ इवेपोरेशन हो रही है और ऊपर वेपर जमा हो रहा है। लेकिन जब ऊपर वाली जगह भरने लगी तो इस बात की पॉसिबिलिटी आने लगी कि वहां से वेपर वापस लिक्विड नीचे जाएंगे। वो जब जगह भर जाएगी, जब इस कमरे में कुर्सियां रखी हुई है ना भाई, लोग आ रहे बैठ रहे, लोग आ रहे बैठ रहे, लोग आ रहे बैठ रहे, सारी कुर्सियां भर गई, लोग फिर भी आ रहे हैं। अब क्या होगा? अगर उन्हें एडजस्ट करना है तो 2 अंदर आ रहे हैं तो 2 को बाहर निकालो। होता है ना, कहीं कोई चीज बट रही होती है तो लोग आते हैं ना, आए बैठ गए, खाना बट रहा है भाई, खा रहे हैं, अब सारी जगह भर गई, 2 और आ गए तो आप क्या कहेंगे? यार जिन्होंने खा लिया प्लीज आप जाओ। वो जाए 2 की और जब चलो भाई 2 और आ जाओ भाई, बैठ जाओ। यही तरीका है। तो एक फिक्स नंबर अंदर रहेंगे ना हर वक्त। नए तभी आ सकेंगे जब पुराने जाएंगे। तो यहाँ एक खास नंबर में वेपर्स की गुंजाइश है, उससे ज्यादा वेपर नहीं आ सकते। जैसे ही वो गुंजाइश भरेगी, इवेपोरेशन तो हो रही है ना, वो कह रहे हैं मुझे तो और वेपर ऊपर भेजने हैं, वो तभी ऊपर जाएंगे जब पुरानों में से कोई वापस आ जाए। इसका मतलब है चंद सेकंड के बाद ही ऊपर ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा कि जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर जा रहे हैं, पुरानों में से उतने ही वापस आ रहे हैं, ताकि लिक्विड के ऊपर जितनी जगह है बस उससे ज्यादा वेपर जमा ना हो सके। अब आप कहें इवेपोरेशन हुई जा रही है सर, हुई जा रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन अब वेपर्स नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि जितने वेपर्स ऊपर आने थे बस आ चुके। अब इवेपोरेशन से जो नए वेपर्स बनते हैं उनकी जगह बनाने के लिए पुराने कंडेंस होकर वापस चले जाते हैं। तो लफ्ज इक्विलिब्रियम हम इस्तेमाल करते हैं उस सिचुएशन के लिए जिसमें जितने मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं इवेपोरेट होकर उतने ही वापस आ जाते हैं। हम इसे यूं कहते हैं कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए तो उस स्टेज को कहते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। और उसका मतलब क्या है? इवेपोरेशन भी हो रही है, कंडेंसेशन भी हो रही है, लेकिन इस तरह के दोनों एक दूसरे का इफेक्ट बैलेंस कर रहे हैं। लिक्विड के ऊपर वेपर्स की तादाद फिक्स हो गई। जब लिक्विड के ऊपर वेपर्स की तादाद फिक्स हो गई है तो उनका प्रेशर भी फिक्स हो जाएगा, एंड दैट फिक्स प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसका मतलब है शुरू में जब आपने लिक्विड को रखा और अभी वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कायम नहीं हुआ है, उस मौके पर जो प्रेशर लिक्विड के वेपर दे रहे हैं वो स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर नहीं है, वो तो अभी वेरी कर रहा है। जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगी देन इट इज द मैक्सिमम वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, उससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकते, वो स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर है। तो कवर हटा देते हैं। अब कैसे कंडेंस करवाएंगे सर? अब तो वेपर भाग गए, आपका लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम किधर गया? आप फंस गए। कवर में कितना बच गए थे? अभी फंस गए? नहीं फंसे। ये मैंने बीकर लिया और अब कोई कवर नहीं है, इसमें पानी है, ले जाके छत पे रख दिया, वेपर्स बन रहे हैं और इतनी बड़ी दुनिया है इसमें स्प्रेड हो गए।
जब स्प्रेड हो गए तो वापसी का तो चांस ही नहीं। जाते जा रहे हैं, आ कोई भी नहीं रहा, तो क्या होगा? ठीक है, नहीं बना लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। जिस वेपर प्रेशर को पानी को एक्सर्ट करना चाहिए था, ये उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसके वेपर इसके पास रुक ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो इसको प्रेशर भी तो नहीं लगा रहे ना, तो पता नहीं कहाँ दुनिया की सिस्टम चले गए। नतीजा ये होगा, एवेपोरेशन होती रहेगी। लिक्विड सारे का सारा एवेपोरेट होगा और चंद घंटों के बाद बीकर ड्राई, खाली। ऐसा होता है, पानी पड़ा हुआ है कहीं, सूख ही नहीं, सूख गया 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बाद सूख गया। इसका क्या मतलब है? जिस जगह वो रखा हुआ था उसके ऊपर इतनी बड़ी दुनिया थी, इवेपोरेशन होती रही, वेपर्स बनते रहे और वो सूख गया। वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कायम ही नहीं हो सका, लिक्विड का लेवल कम होते खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम वक्त रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा था और रेट ऑफ कंडेंसेशन पता नहीं था ही नहीं। तो नहीं कह सकते, था। उसकी वजह, आपकी छत पे रखे हुए बीकर से वेपर्स निकलकर शायद कश्मीर में चले गए होंगे, लेकिन अब सोचिए ना, पूरी दुनिया की सरफेस का 70% हिस्सा समंदर के पानी से घिरा हुआ है, उसके वेपर कहाँ जा रहे हैं? हमारे घरों के ऊपर है हर वक्त। तो मौसम की खबर वाले कहते हैं ना, हवा में मॉइस्चर इतना है, ये मॉइस्चर कहाँ से आ गया? हमने तो बीकर नहीं रखा छत पे। तो दुनिया में जहां जहां समंदर है, दरिया है, झीलें हैं, नदी नाले हैं, छोटे मोटे पानी के सबसे इवेपोरेशन हो रही है और उनका पानी इसी एटमॉस्फेयर में जमा हो रहा है। हर वक्त कुछ ना कुछ मॉइस्चर ऊपर मौजूद है। तो मैंने जब अपना बीकर छत पे रखा, मेरे वेपर्स बेशक कहीं चले गए होंगे, लेकिन किसी और के वेपर्स इस वक्त मेरी घर की छत पर है, वो वापस आ रहे होंगे, तो थोड़ी बहुत रेट ऑफ कंडेंसेशन होगी। अगर बीकर का पानी सूख गया तो इसका मतलब है जो मॉइस्चर हवा में था वो ज्यादा नहीं था, ड्राई वेदर थी जैसी अब आजकल हो रही है। आप कोई भी पानी की चीज ऊपर रखेंगे छत पर तो वो पानी थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा। इसका मतलब है इवेपोरेशन बहुत हुई, लेकिन चूंकि सपोर्ट नहीं मिली तो कंडेंसेशन नहीं हो सकी। क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा हो जाता तो मैं बीकर छत पे रखता, आधा वो पूरा भर जाता? ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बारिश हो रही होगी तो क्या होगा? तो ये जो बारिश हो रही है, दिस मीन्स हवा में मॉइस्चर इतना ज्यादा हो गया है कि रेट ऑफ कंडेंसेशन डोमिनेट कर रहा है। आप बारिश कहते हैं, साइंस वाले उसे कहते हैं ओवर कंडेंसेशन। इतने ज्यादा वेपर्स एटमॉस्फेयर में जमा हो गए कि वो नहीं संभल पा रहे, वो फौरन कंडेंस होकर लिक्विड की सूरत में नीचे आ रहे। मैं अपना बीकर छत पे रखूंगा, आधा वो भर जाएगा। तो मैं कहूंगा इस वक्त इवेपोरेशन कम हुई, बल्कि समझो हुई नहीं, और कंडेंसेशन बहुत हो गई, पानी वापस आना शुरू। और अगर फर्ज कीजिए पानी उतने का उतना ही रहेगा तो इसका मतलब है रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर। जब मामला क्लोज बीकर वाला नहीं रहेगा तो फिर बहुत बड़ा नेट हो गया ना, तो पूरी दुनिया की बात हो रही है। फिर 3 पॉसिबिलिटी, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा हो और कंडेंसेशन का कम हो, तो ऐसा लिक्विड जहां भी रखा है थोड़ी देर में सूख जाएगा। कंडेंसेशन ज्यादा हो, इवेपोरेशन कम हो, तो लिक्विड का लेवल राइज करेगा, यानी बारिश हो रही है। और अगर लेवल जितना है उतना ही रहेगा तब आप कहेंगे वेल द लिक्विड इज ए वेपर लिक्विड। और उस मौके पर जो उसका प्रेशर है वो उसका स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर, बाकी सूरतों में जो भी है वो स्टैंडर्ड नहीं है। सीधी सी बात, ठीक हो गई बात? तो अब ये डेफिनेशन में जो ये टर्म आई जिसको हमने समझाने की कोशिश की, इसकी भी डेफिनेशन तो ये है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। State at which rate of evaporation is equal to rate of condensation is called vapor liquid equilibrium।
तो अब जैसा कि सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में किया था, तो हमने 200 डेफिनेशन एक ही चीज की लिख दी थी। यहाँ वेपर प्रेशर की डेफिनेशन अलग है और इसकी अलग है। और इसके बाद हमें क्या करना है, उसी तरह जैसे विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन में किया था, ये फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। इत्तेफाक से फैक्टर्स के नाम वही हैं, मगर यहाँ डिस्क्रिप्शन बिल्कुल चेंज है। तो दो फैक्टर्स हम बयान करेंगे वेपर प्रेशर के, एक का नाम लेंगे नेचर ऑफ लिक्विड और एक का नाम लेंगे टेम्परेचर। और हियर नेचर ऑफ लिक्विड की डिस्क्रिप्शन में और टेम्परेचर की डिस्क्रिप्शन में फर्क आएगा, तो इट विल बी डिफरेंट। आइए देखते हैं फैक्टर्स on which vapor pressure depends. जैसा कि हमने कहा, the first one is nature of liquid. जब हम ये जुमला लिखते थे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में, तो हमारी मुराद होती थी कि आया के लिक्विड सिंपल वाले हैं जिनमें सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, या ये वो स्पेशल लिक्विड है जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ साथ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन यहाँ जब हम कह रहे हैं नेचर ऑफ लिक्विड, तो इससे मुराद प्योरली वो डिवीजन है जो वेपर प्रेशर की बेस पर की गई है। दो तरह के लिक्विड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर, एक कहलाते हैं वोलेटाइल और एक कहलाते हैं नॉन वोलेटाइल। मींस ऐसे लिक्विड जो बहुत आसानी से इवेपोरेट हो जाए वो वोलेटाइल कहलाते हैं, आसानी से उड़ जाने वाले हम आम लफ्जों में कहते हैं। खुद आपका एक्सपीरियंस अभी भी बात हुई कि कुछ लिक्विड ऐसे हैं कि आपने इधर फर्श पर फेंका और उड़ गए। परफ्यूम्स सब लिक्विड हैं, वो अपने आप को लिक्विड हालत में रख ही नहीं पाते हैं, इधर बॉटल से बाहर निकाला इधर वो उड़नछू, ठीक है ना। ये तो हमारी कॉमन लाइफ में आते हैं। अगर केमिस्ट्री वाले हिसाब से बात करूं तो ईथर एक और लिक्विड का नाम है जो बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाता है, पता नहीं चलता उसका। हम उसकी बॉटल को एयर टाइट करके रखते हैं क्योंकि हमें पता है अगर कहीं से खुली रहेगी तो सब इवेपोरेट हो जाएगा फॉर, तो वो कहलाते हैं वोलेटाइल। जो बहुत तेजी से, पेट्रोल बहुत तेजी से इवेपोरेट होता है, आप थोड़ा सा पेट्रोल लें और उतना ही पानी लें, दोनों को एक साथ फर्श पर फेंक दें, पानी ऐसे ही पड़ा हुआ होगा, पेट्रोल हो जाएगा। तो वो कहलाएंगे वोलेटाइल लिक्विड जो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं। आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर से एक्सर्ट करते हैं, उनके वेपर बहुत तेजी से बन जाते हैं। और जो आसानी से इवेपोरेट नहीं होते वो नॉन वोलेटाइल कहलाते हैं। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वोलेटाइल क्यों होते हैं लिक्विड्स, नॉन वोलेटाइल क्यों होते हैं। तो नेचर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर डिपेंड्स upon the nature of liquid, whether it is volatile or non-volatile. तो वेपर प्रेशर इस बात पर डिपेंड करता है कि आया लिक्विड वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। तो इसी हेडिंग में हम इन दोनों बातों को ए बी करके बता दें। वोलेटाइल लिक्विड्स, liquids which evaporates quickly and hence exert high vapor pressure are called volatile liquids. ऐसे लिक्विड्स जो बहुत तेजी से इवेपोरेट होते हैं और इसलिए उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है वो कहलाते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। इनकी क्या खूबी है, देयर
boiling point and their boiling points are low and intermolecular forces are weak. A common such liquid is ether. तो अब देखा जाए तो इसमें मैंने 4 फीचर्स लिखी हैं volatile liquids. They evaporate quickly, they exert high vapor pressure, their boiling points are low, and their intermolecular forces are weak. इसका बिल्कुल उलट कर दें तो वो नॉन वोलेटाइल हो जाएंगे. Liquids which evaporates slowly and hence exert low vapor pressure are called non-volatile liquids. Their boiling points are high and intermolecular forces are strong. इनकी एग्जाम्पल में है वाटर. तो ये पहला फैक्टर जिसमें हमने बताया हाई वेपर प्रेशर वाले लिक्विड्स जो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं वो वोलेटाइल. लो वेपर प्रेशर वाले लिक्विड जो बहुत मुश्किल से इवेपोरेट होते हैं वो नॉन वोलेटाइल. दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, उससे हम इसे कंटिन्यू करते हैं. आपका टेस्ट है कल, ऑलरेडी ग्रुप पे भी हमने इसलिए टॉपिक बता दिए थे. लिक्विड के सेक्शन से आएगा और वहां तक आएगा जहां तक हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे. जो बातें आज हमने पढ़ी हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिलरी एक्शन वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी. ठीक है, थैंक यू.